आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये वो नया कानून है जो 150 साल से भी ज़्यादा पुराने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ले रहा है। जी। और हमारे पास जो भी दस्तावेज हैं उनसे हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक नाम का बदलाव है या वाकई हमारे न्याय की पूरी सोच बदल रही है। ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी वो सिर्फ धाराओं की संख्या नहीं बदल रही है। जहां आईपीसी में 511 धाराएं थीं, वहीं बीएनएस में 358 है। लेकिन इसका असली मकसद है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती, आतंकवाद जैसे अपराधों को साफ तौर पर परिभाषित करना और मतलब पूरी न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसी सोच को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि इस कानून का दायरा क्या है, ये कहाँ और किन लोगों पर लागू होता है। इसका दायरा काफी बड़ा है। ये कानून भारत के अंदर मौजूद हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर किसी और देश का। ये है कि अगर कोई जहाज या विमान भारत में रजिस्टर्ड है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी, हाँ, उस पर होने वाला कोई भी अपराध बीएनएस के तहत ही देखा जाएगा। लेकिन क्या ये भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में कोई जुर्म करता है। बिल्कुल, इसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में कोई ऐसा काम करता है जो बीएनएस के तहत अपराध है तो वो भारत लौटने पर उस पर यही मुकदमा चल सकता है। अच्छा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आज के डिजिटल युग के लिए है, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी देश का हो भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर या सर्वर को निशाना बनाकर अपराध करता है तो भी उस पर बीएनएस लागू होगा। यानी ये कानून हमारी डिजिटल सीमाओं की भी रक्षा करता है। बिल्कुल। पर क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस कानून से छूट मिली हुई है? हाँ, कुछ अपवाद तो हमेशा होते हैं। ये कानून सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों पर लागू होने वाले मार्शल लॉ में दखल नहीं देगा। ठीक है। साथ ही हमारे संविधान के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को जो विशेष छूट मिली हुई है वो बनी रहेगी। और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत विदेशी शासकों और राजदूतों यानी डिप्लोमैट्स पर भी ये लागू नहीं होता है। कहते हैं किसी भी कानून की आत्मा उसकी परिभाषाओं में बसती है। बीएनएस में ऐसी कौन सी नई या बदली हुई परिभाषाएं हैं जो इसकी नई सोच को दर्शाती हैं? इसमें कुछ बहुत ही प्रगतिशील बदलाव हैं, जैसे कि लिंग यानी जेंडर की परिभाषा में अब सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। ओहो। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कानून को समाज की सच्चाई के और करीब लाता है। इसी तरह बालक यानी बच्चे की उम्र 18 साल से कम तय की गई है। और दस्तावेज की परिभाषा का क्या? आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, क्या कानून इसे भी मानता है? हाँ, और बहुत अच्छे से मानता है। दस्तावेज की परिभाषा में अब सिर्फ कागज पर लिखे अक्षर या निशान ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। मतलब मेरा ईमेल या कोई व्हाट्सएप चैट? जी बिल्कुल, आपका ईमेल, व्हाट्सएप चैट या कोई भी डिजिटल फाइल कानूनी तौर पर एक दस्तावेज है। चलिए अब अपराध की बुनियाद पर आते हैं। मैंने सुना है कि किसी काम को जुर्म मानने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक तो बुरा इरादा और दूसरा वो बुरा काम। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कानून की भाषा में इन्हें मेंस रिया और एक्टिस रियस कहते हैं। मेंस रिया यानी आपराधिक मनस्थिति, जिसका मतलब है अपराध करने का इरादा या ज्ञान, इरादा। और एक्टिस रियस यानी आपराधिक कृत्य, मतलब उस इरादे को पूरा करने के लिए किया गया काम। बीएनएस के तहत किसी को अपराधी ठहराने के लिए ज्यादातर मामलों में इन दोनों का एक साथ साबित होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि अपराध क्या है और क्या नहीं। अब मान लीजिए अपराध साबित हो गया, तो बीएनएस में सजा के क्या-क्या विकल्प रखे गए हैं? क्या इसमें भी कुछ नया है? हाँ, सजा के तरीकों में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। बीएनएस में अब कुल 6 तरह की सजाओं का प्रावधान है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, साधारण या कठोर कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और एक नई चीज सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा, ये सुनने में तो काफी अलग लग रहा है। मतलब जेल भेजने की बजाय समाज की सेवा कराना। इसके पीछे क्या सोचा है? यह वाकई एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब तक हमारा सिस्टम काफी हद तक, आप कह सकती हैं, सजा देने वाला न्याय यानी प्यूनिटिव जस्टिस पर चलता था। हाँ।
सामुदायिक सेवा सुधारवादी न्याय यानी रिस्टोरेटिव जस्टिस की सोच को आगे बढ़ाती है। यहाँ मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि अपराधी को ये एहसास दिलाना है कि उसने समाज को नुकसान पहुंचाया है और उसे समाज से वापस जोड़ने का एक मौका देना है। पर ये किस तरह के अपराधों में लागू होगा? क्या बड़े अपराधों में भी एक विकल्प होगा? नहीं, इसे छोटे-मोटे अपराधों के लिए एक विकल्प के तौर पर लाया गया है। जैसे मानहानि या नशे में हंगामा करने जैसे कुछ मामलों में अदालत जेल भेजने की बजाय दोषी को किसी अनाथालय में सेवा करने या सार्वजनिक पार्क की सफाई करने का आदेश दे सकती है। अब देखना ये होगा कि इसे लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर किस तरह का ढांचा तैयार किया जाता है। और अगर किसी पर जुर्माना लगाया गया और वो उसे भर नहीं पाता है तो क्या होगा? इसका भी नियम साफ है। अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं भरता तो उसे अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। मतलब अगर आप पर जुर्माना लगा और आपने नहीं भरा तो आपकी जेल की सजा और बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? ये अतिरिक्त सजा उस अपराध के लिए जो अधिकतम सजा तय है उसके 1/4 हिस्से तक हो सकती है। ठीक है। अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं। कानून में कुछ ऐसी खास परिस्थितियां भी होती हैं जब कोई काम जो वैसे तो अपराध लगता है उसे अपराध नहीं माना जाता। इन्हें साधारण अपवाद कहते हैं। ये क्या है? जी, ये वो सुरक्षा कवच हैं जो कानून उन लोगों को देता है जिन्होंने कोई काम गलत इरादे से नहीं किया। जैसे एक बहुत आम सिद्धांत है कि कानून के अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। हाँ, ये तो सुना है। यानी आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये काम करना गैर कानूनी है। लेकिन तथ्य की भूल एक बचाव हो सकता है। तथ्य की भूल और कानून की भूल, इसमें क्या फर्क है? इसे किसी आसान उदाहरण से समझाएंगी। जी जरूर। इसे ऐसे समझिए, रात के अंधेरे में आपने किसी झाड़ी के हिलने पर उसे कोई जंगली जानवर समझकर उस पर लाठी चला दी, लेकिन बाद में पता चला कि वहां कोई इंसान छिपा था। अच्छा, ये तथ्य की भूल है। आपका इरादा किसी इंसान को चोट पहुंचाना नहीं था। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे तो पता ही नहीं था कि किसी पर लाठी चलाना अपराध है, तो ये कानून की भूल है और इसका कोई बचाव नहीं मिलता। और बच्चों के मामले में कानून का क्या नजरिया है? क्या एक बच्चे को भी अपराधी माना जा सकता है? यहाँ कानून बहुत स्पष्ट और संवेदनशील है। 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं माना जाता। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इसे डॉली इन कैपेक्स का सिद्धांत कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये माना जाता है कि इतनी कम उम्र का बच्चा अपराध करने का इरादा रख ही नहीं सकता। और अगर बच्चे की उम्र 7 से 12 साल के बीच हो तो? तब मामला थोड़ा अलग हो जाता है। 7 से 12 साल के बच्चे के काम को भी अपराध नहीं माना जाएगा अगर ये साबित हो जाए कि वो बच्चा इतना समझदार नहीं था कि अपने काम की प्रकृति और उसके नतीजों को समझ सके। मतलब अदालत ये देखेगी कि क्या बच्चे को सही और गलत का फर्क पता था। ये तो हुई बचाव की बात, लेकिन अपनी या दूसरों की जान और माल की रक्षा करने के अधिकार के बारे में क्या प्रावधान है, जिसे हम प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कहते हैं? ये हर व्यक्ति को मिला एक बुनियादी अधिकार है। बीएनएस साफ कहता है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। और सिर्फ अपनी ही नहीं? जी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की रक्षा करने का भी अधिकार है। लेकिन इस अधिकार की सीमा क्या है? क्या अपनी रक्षा में किसी की जान लेना भी जायज हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और कानून इसका जवाब भी देता है। कुछ बेहद गंभीर परिस्थितियों में ये अधिकार हमलावर की जान लेने तक की इजाजत देता है। जैसे कि? ऐसी 7 परिस्थितियां बताई गई हैं। जैसे अगर हमला ऐसा हो जिससे आपकी जान जाने का खतरा हो या कोई बहुत गहरी चोट लगने की आशंका हो। इसके अलावा बलात्कार, अपहरण या एसिड अटैक करने के इरादे से किए गए हमले के खिलाफ भी अपनी रक्षा में हमलावर की जान लेना अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन ये साबित करना तो बहुत मुश्किल होता होगा कि उस वक्त वाकई जान का खतरा था। कई बार तो सेल्फ डिफेंस के केस सालों तक चलते हैं। क्या बीएनएस में से लेकर कोई स्पष्टता दी गई है जिससे इसका गलत इस्तेमाल ना हो? आपका सवाल बहुत वाजिब है। कानून इस अधिकार पर कुछ सीमाएं भी लगाता है। पहली बात, अगर आपके पास पुलिस या सरकारी अधिकारियों से मदद मांगने का पूरा समय और मौका है तो आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है। दूसरी बात, ये अधिकार किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। और सबसे जरूरी बात, आप उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी खतरे से बचने के लिए जरूरी हो, उससे ज्यादा नहीं। एक चीज जिस पर सबकी नजर थी वो ये कि नए कानून में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या खास है।
आईपीसी के मुकाबले बीएनएस इस मामले में कितना मजबूत हुआ है? ये बीएनएस का एक केंद्रीय बिंदु है। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक पूरा अध्याय समर्पित है। कई अपराधों में सजा को काफी सख्त किया गया है, जैसे सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप के मामले में अब कम से कम 20 साल की सख्त सजा से लेकर दोषी के जिंदा रहने तक के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है, साथ में जुर्माना भी। और आज के डिजिटल युग के अपराधों का क्या, जैसे पीछा करना या चोरी छिपे तस्वीरें लेना, क्या बीएनएस इन नई चुनौतियों के लिए तैयार है? हाँ, ये एक और ऐसा क्षेत्र है जहां बीएनएस को अपडेट किया गया है। ताक-झांक यानी वॉयरिज्म को अब एक गंभीर और दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें किसी महिला की निजी पलों की तस्वीरें या वीडियो बनाना या उन्हें शेयर करना शामिल है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल और दूसरी बार में 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये ताक झांक वाला प्रावधान आज के जमाने में बहुत जरूरी लगता है, खासकर जब मोबाइल कैमरे हर जगह हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी की प्राइवेट फोटो बिना इजाजत के खींचकर सिर्फ अपने पास भी रखता है, तब भी ये अपराध माना जाएगा? बिल्कुल। तस्वीर को खींचना या रिकॉर्ड करना अपने आप में ही अपराध है, चाहे उसे किसी के साथ शेयर किया जाए या नहीं। कानून का मकसद महिला की निजता यानी प्राइवेसी की रक्षा करना है, और बिना सहमति के ऐसा कोई भी काम उस निजता का उल्लंघन है। और स्टॉकिंग यानी पीछा करने के बारे में क्या, जिसमें अब सिर्फ शारीरिक रूप से पीछा करना ही नहीं बल्कि ऑनलाइन पीछा करना भी शामिल है। आपने सही कहा। बीएनएस ने पीछा करना यानी स्टॉकिंग की परिभाषा को और साफ किया है। इसमें किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे बार बार संपर्क करने की कोशिश करना, चाहे वो फोन पर हो, ईमेल से हो या सोशल मीडिया पर, सब शामिल है। साइबर स्टॉकिंग? जी, साइबर स्टॉकिंग। पहली बार ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना, और दोबारा करने पर 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। समाज में दहेज एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या रही है। दहेज मृत्यु को लेकर बीएनएस में क्या कहा गया है? दहेज मृत्यु के प्रावधानों को वैसा ही रखा गया है, लेकिन वे बहुत सख्त हैं। अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की मौत असामान्य परिस्थितियों में होती है, जैसे जलने से या किसी और शारीरिक चोट से, और ये साबित हो जाता है कि मौत से ठीक पहले उसे दहेज के लिए उसके पति या ससुराल वालों ने तंग किया था, तो उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। और इसकी सजा? इसके लिए कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को देखें तो बीएनएस सिर्फ कानूनों को एक नया संग्रह नहीं लग रहा, ये समाज में आए बदलावों, नई टेक्नोलॉजी की चुनौतियों और न्याय की एक ज्यादा आधुनिक और मानवीय सोच को अपनाने की कोशिश लगता है। निश्चित रूप से। जेंडर की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को शामिल करना, सामुदायिक सेवा जैसा सुधारवादी दंड लाना और साइबर स्टॉकिंग जैसे डिजिटल अपराधों को साफ तौर पर परिभाषित करना, ये सब दिखाता है कि कानून को समय के साथ बदलने का प्रयास किया गया है। अब सबसे बड़ा विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि कागज पर बने इन मजबूत कानूनों का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कितना प्रभावी होगा। क्या ये सच में आम नागरिक के लिए न्याय तक की पहुंच को आसान और तेज बना पाएगा, या ये सिर्फ एक पुरानी किताब का नया कवर बनकर रह जाएगा?